नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2021 एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सामान्य अध्ययन के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पहले हमने 2025, 24, 23 और 22 का पीवाईक्यू कर लिया है सामान्य अध्ययन का, जबकि 2025, 24 और 23 का हिंदी का पीवाईक्यू हमने कर लिया है, ठीक है। तो हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों चल रहा है। आप दोनों क्लासेस करिएगा, आपको जरूर मदद मिलेगी, ठीक है। तो आज हम 2021 का शुरू करने वाले हैं सामान्य अध्ययन का, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, ठीक है, हमने पहले भी बताया है आपको कि हर वर्ष अलग अलग वर्षों में अलग अलग उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी बीएड की परीक्षा जो है आयोजित कराती है, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो 2021 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो अपना ये जो झांसी का विश्वविद्यालय है ना, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक, झांसी में अवस्थित है। सबसे ज़्यादा परीक्षा को वही आयोजित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम समय को बचाते हुए, ठीक है। खंड आ सामान्य ज्ञान, ये प्रथम प्रश्न है पत्र है। हमने कई बार बताया है कि बीएड की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो 2 पालियों में होती है, एक ये मान लो, एक ये मान लो, ठीक है। ये सुबह होगी, ये शाम को होगी। तो यहाँ पहले खंड आ आता है, इसमें जीएस पूछा जाता है, ठीक है, और इसमें हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी से तात्पर्य है आपका लैंग्वेज, ठीक। ये यहाँ लैंग्वेज पूछा जाता है, आपका इंग्लिश भी हो सकता है या हिंदी हो सकता है। आपने अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हुए चाहे जो भरा हो, चाहे हिंदी भरा हो तो हिंदी हल करना होगा, अगर इंग्लिश भरा हो तो इंग्लिश हल करना होगा, ठीक। और इसमें भी सामान्य अभिव्यक्ति टेस्ट होती है पहले 50 में, और दूसरे 50 में आपका आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप विज्ञान वर्ग से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आएगा, और अगर कला वर्ग से हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट इत्यादि आएंगे। वाणिज्य से है तो वाणिज्य से आएगा, कॉमर्स से है तो कॉमर्स आएगा, ठीक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को हम। खंड आ से तात्पर्य सामान्य ज्ञान से है, प्रथम प्रश्न पत्र में, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारे ख्याल से एक विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस का। एक विज्ञान की शाखा है, पहले डॉट डॉट है, तो वह कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवकों प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा विज्ञान है? क्या वो पैलियो बॉटनी है, या इथनो बॉटनी है, या डेंड्रो बॉटनी है, या पैलिनालॉजी है, पैलिनालॉजी, ठीक। सॉरी, मेरी जो है वो आवाज़ इसलिए ऐसी लग रही है क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है, ठीक है। तो आप प्लीज़ यहाँ लिखा है उसको स्पष्ट पढ़िएगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीव और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो निम्नलिखित 4 दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो जीवाश्म और जीवित पौधे के परागण को अध्ययन करता है, बीजाणुओं का अध्ययन करता है। जो जीवाश्म वे होते हैं जो जीवित थे लेकिन अब वो बहुत पहले मर चुके हैं, ठीक है, तो वो हुए जीवाश्म। कौन ऐसा है? तो पैलिनोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पैलिनोलॉजी, ठीक। पैलिनोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म जीवों लवकों, ठीक है, लवकों के अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की अन्य प्रमुख शाखाएं और अध्ययन, तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत काष्ठीय पौधे, काष्ठीय मतलब लकड़ी वाले पौधे,
ठीक है, जैसे आम, नीम, ठीक, जामुन, ये सब लकड़ी वाले पौधे हैं। तो एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पौधे के उपयोग पर अध्ययन, ठीक है, जैसे जो आदिवासी थे, जो हमारे प्रथम मानव हुआ करते थे, वो कौन से पौधों का उपयोग करते थे अपने दैनिक जीवन में, उसका अध्ययन जो है एथनोबॉटनी कहलाता है, एक क्षेत्र में पौधों का अध्ययन, ठीक। और पैलियोबॉटनी क्या होता है, भूगर्भीय संदर्भ में प्राप्त पौधों का पुनर्प्राप्ति और पहचान, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। उभयचरों से, उभयचर कौन होते हैं? उभयचर होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, ये होते हैं उभयचर, ठीक है। उभयचर जैसे मेढक हो गया, ठीक है, ये उभयचर है, ये जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। हर्पेटोलॉजी, इथोलॉजी, मैमोलॉजी या मार्फोलॉजी, तो इसका है हर्पेटोलॉजी, ठीक है, आंसर ए हर्पेटोलॉजी। इथोनोलॉजी क्या है? ठीक है, इथोलॉजी क्या है? जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन, जंतु क्या कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है, वह उसका अध्ययन जो है वो इथोलॉजी कहलाता है। और मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन, जो स्तनधारी जो अपने बच्चों को दुग्ध पिलाते हैं, जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं ना कि अंडा, वे होते हैं स्तनधारी, ठीक है, जो अपने स्तन से दूध पिलाते हैं, जैसे इंसान हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक, व्हेल मछली हो गई, ये सब अब दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को डायरेक्ट, ठीक। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी होती है पादपों और जंतुओं का आकार की संरचना, ठीक है, पौधों और जंतुओं के आकार की संरचना का अध्ययन करता है कि वो कितने बड़े हैं, छोटे हैं, क्यों हैं, इन सब का अध्ययन जो है वो मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान, ठीक है, शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला, फेमस है काफी, संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान की प्रख्यात संस्था कला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक। त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? त्वांग और लहासा, ठीक है, त्वांग और लहासा दर्रे को जोड़ने वाला जो दर्रा है, त्वांग और लहासा को जोड़ने वाला, इन दोनों घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है, या कह सकते हैं इन दोनों गांव को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है बोमिला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर, एक बार देख लेते हैं क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या में क्या लिखा है, एक बार देखना उचित रहेगा, ठीक है। वर्तमान ओ सॉरी 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 पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है। पर्वत या पहाड़ी में से, जैसे मान लो ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, अब देख रहे हैं यहाँ ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग है, तो ये पर्वत है, यहाँ तुलनात्मक रूप से निम्न भाग है, लेकिन ये फिर भी ऊंचा है, बावजूद उसके तुलनात्मक रूप से नीचा है, यह होता है घाटी, ठीक है, पर्वत पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है दर्रा कहलाता है। अब यह घाटी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा ही नीचे होता है, यहां से रास्ता बन जाता है, ठीक है, आर पार रास्ता बन जाता है, तो यही जो है दर्रा कहलाता है। यही घाटियां जो हैं जब आर पार का रास्ता दे देती हैं तब तो ये हो जाता है दर्रा। घाटी चौड़ी होती है, याद रखना, घाटी जो है यह चौड़ी होती है, जबकि जब यह पतला होता है तो इसी को दर्रा कह देते हैं। अब क्लियर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। तो दर्रा कहलाता है। दर्रा पर्वत की श्रेणी से होकर गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रे बोमिला, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, जिसमें बोमिला दर्रा त्वांग और लहासा के आसपास जोड़ता है, को आपस में जोड़ता है, तथा ग्यायाय दर्रा के पास
से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहीं से चीन के लिए मार्ग गुजरता है तथा दिम्फू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? कौन सा राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य है जहाँ के शिल्पकार जो हाथों से कार्य करते हैं, ठीक है, वे पौष मेले में लोक नृत्य, संगीत और भोजन संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ देखिए, एक मिनट, हाँ, पश्चिम बंगाल के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। यह मेला वीरभूमि के जिले में शांति निकेतन में आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के अन्य प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा, ईद उल फित्र, कोड़ा गोरी, लक्ष्मी पूजा, रथ यात्रा, गंगा सागर मेला, चरक पूजा, ठीक, पोइला जो है पोइला बोईशाख, ठीक, और केंदुली मेला, झापड़ आदि यह प्रमुख इनके उत्सव हैं, मेले हैं। तो ये भी याद रखिएगा, हो कई बार ये लोग दे देते हैं कि जैसे मान लो कि कोड़ा गोरी कहाँ का संबंधित त्योहार है, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है। यह हो सकता है मिलान में दे दे 1 2 3 और ABCD, तो उसमें से कोई एक दे दो, आपको मिलाना पड़े। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैमूर द्वारा ... ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो तैमूर ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया था जिसे तुगलक वंश समाप्त होने का जो है वो तुगलक वंश समाप्त होने के रूप में जिसे देखा जाता है? कौन सा वर्ष था? तो ये था 1398, अर्थात तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह थोड़ा सा एक पैर इससे विकलांग था। ठीक है, तैमूर लंग भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था तथा उसने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। इस समय तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक शासन में बैठा हुआ था, गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? अलाउद्दीन जी का सब शासन चल रहा था, उस समय में कौन राज्यपाल था? जलाल उद्दीन खिलजी, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक जो था यह खिलजी का जो है राज्यपाल था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था तथा इसकी हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। काड़ा मानिकपुर दरअसल इलाहाबाद में नहीं, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, लेकिन इलाहाबाद के समीप है, फेमस है, तो इलाहाबादी फेमस है तो लोग इलाहाबाद कर देते हैं। ठीक है, काड़ा मानिकपुर जो है वो प्रतापगढ़ में अवस्थित है। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी तथा घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा के साथ साथ इसका प्रमुख कार्य मूल्य नियंत्रण प्रणाली था। इसे बाजार नियंत्रण भी कहा जाता है। ठीक है, बाजार प्रणाली कहा जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने किया था। ठीक है, बाजार सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। इसके शासन काल में प्रमुख अधिकारी एवं उसके कार्य निम्न थे। दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था, यहाँ आ गया ना बाजार नियंत्रण। तो जो दीवान ए रियासत हुआ करता था यह बाजार नियंत्रण की जिम्मेदारी को देखता था। ठीक है, शहंशाह ए मंडी यह बाजार का अधीक्षक होता था, जो बाजार को प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था। आप ये सोच सकते हैं। बरीद बाजार का निरीक्षक नहीं, ये प्रशासनिक था। ठीक है, ये प्रशासनिक था।
और मुहियान या गुप्त सूचना प्राप्त करना। गुहियान जो था यह गुप्तचर विभाग हुआ करता था, गुप्तचर हुआ करता था। और गयासुद्दीन तुगलक इसका राज्यपाल था। राज्यपाल होने से तात्पर्य आप समझ सकते होंगे, जैसे आज मान लो कि उत्तर प्रदेश एक, मान ले क्या उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो यहाँ आनंदीबेन पटेल जो है वो क्या है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। तो राज्यपाल जो है वो गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीवी रिमोट कंट्रोल डॉट 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 किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर टीवी रिमोट और कार्य करता है? तो ये इंफ्रारेड तरंगे के आधार पर यह कार्य करता है। आप देखते होंगे जो रिमोट होता है, ठीक है, जो आपका रिमोट है वहाँ एक छोटी सी वो लगी होती है, क्या कहते हैं, एक छोटी सी लाइट लगी होती है, ठीक है। वो आपको जलती हुई नहीं दिखती है, या कुछ जगहों पर जलती हुई दिखती भी है लाल लाल, ठीक है। कई बार नहीं दिखती, कई बार दिखती है लाल लाल, ठीक। तो वह कौन सा, वो क्या होता है? वह इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। प्रकाश में कई सारी तरंगे होती हैं ना, तो उसी में इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। तो वही तरंगे जो हैं जब आप रिमोट से भेजते हैं तो आपके डिश में जाता है, वही डिश जो है फिर वह चैनल बदलने का काम करता है, वो अपने आप से लेता है कि यहाँ हमें क्या संदेश मिल रहा है, ठीक। तो क्या है इसका व्याख्या देख लेते हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन तरंगों का प्रयोग दूरस्थ नियंत्रण बिना तार के कुछ दूरी लगभग 5 मीटर, बहुत दूर से आप करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 5 मीटर से करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता इतनी ही होती है। स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी आदि को नियंत्रित करने के काम करती है, ठीक है। इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिसकी खोज हर्सेल ने की थी। इसकी आवृत्ति 10 की घाते 12 से लेकर 10 की घाते 10 तक तथा तरंग दैर्ध्य 7.8 गुणे 10 घाते -7 तक से लेकर 10 घाते -3 तक हो सकती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये साइंस वालों को ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को उतना नहीं ध्यान में रखना है, आप लोगों को बस यही इतना है कि तरंग, इंफ्रारेड तरंगों और इसकी जो क्षमता होती है वो लगभग 5 मीटर, या ये चीज आप याद रखिएगा कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सैयद राजवंश, कई सारे राजवंश थे, जो उन्हीं में से एक था सैयद। तो इसका खिजर खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। एक मिनट, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, ऑप्शन सी, खिजर खान। खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना 1414 में किया था। खिजर खान तैमूर लंग का सेनापति था। खिजर खान तैमूर लंग का सेनापति था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक। रैयत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक। सुल्तान की उपाधि ना धारण करके रैयत ए आला की उपाधि। होता क्या था कि दिल्ली में जो भी बैठता था गद्दी पर, वह तब तक के लिए सुल्तान की उपाधि धारण करता था, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, ठीक। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। सैयद वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है। कहां पर स्थित है मांजुली? तो यह असम में स्थित है। विश्व सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है, याद रखिएगा इसको। देखिए, जब नदियां पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तो एक समय जमीन इतनी स्थिर हो जाती है, इतना शांत हो जाती है, इतना ढलान खत्म हो जाता है कि नदियां बहुत फैल जाती हैं। नदियां बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां संकरी होती हैं, चौड़ी कम होती हैं, लेकिन इनका बहाव बहुत तेज होता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में बहाव बहुत तेज होगा, लेकिन चौड़ाई कम होगी। यहाँ पर बहाव तो नियंत्रित होगा, बहुत साधारण सा होगा, ना के बराबर आप कह सकना चाहो तो ठीक है, लेकिन
चौड़ाई यहाँ बहुत 3-3 4-4 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि नदियाँ आपस में फट जाती है, एक ही नदी फट जाती है, इसका मार्ग कहीं यहाँ से कहीं यहाँ से हो जाता है, तो बीच में एक बालू की संरचना बहुत बड़ी सी बन जाती है इस कारण से। तो यही होता है द्वीप, मांजुली द्वीप, इसे नहीं, इसे द्वीप कहा जाता है। और मांजुली द्वीप जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इतना बड़ा है कि यहाँ गाँव स्थित है, आपको बाकायदे गाँव है, बाजार-वाजार सब इस पर अवस्थित है, लोकेटेड है, ठीक है? तो यह माजुली द्वीप जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा है, यही नहीं कि पूरे भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर अवस्थित है। यहाँ फटने से तात्पर्य नदियों का है, कई बार नदियाँ 2 भागों में बँट जाती हैं जब वह स्थानीय क्षेत्रों में, स्थलीय क्षेत्रों में आती हैं या कम ढलान वाले क्षेत्रों में आती हैं, ठीक? तो जैसे गंगा है, गंगा बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती हैं, ठीक है? गंगा के नाम से। जबकि दूसरा हुगली के नाम से डायरेक्ट पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। मैप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, तो अब क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने से गेटवे का रूप में जाना जाता है, गेटवे के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? कौन सा? बस इतना सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहे हैं यार, ठीक है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे गेटवे कहा जाता है, गेटवे, ठीक है? जो दर्रा है इसे गेटवे। तो इस दर्रे का नाम क्या है? इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है आपस में, ठीक है? दोनों शहरों को आपस में जोड़ता है, और यही दोनों शहर को जोड़ने के कारण इसे गेटवे भी कहा जाता है। दर्रा पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। पहाड़ियों, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख दर्रे निम्नलिखित है। काराकोरम, ये सब दर्रों का नाम है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है ये भी। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ठीक है? बुर्जिल, और ये सब जो है प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणियों में पीर पंजाल है, ठीक है? इस दर्रे से प्रमुख जम्मू और श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में स्थित है। किस दर्रे में? बनिहाल में, ठीक? किसी अर्थव्यवस्था, एक मिनट, सॉरी, अब ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहे हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में, किसी बाजार में यदि सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि हो, मूल्य जैसे आजकल देख रहे हैं गैस की कीमत बढ़ी हुई है, अगर लगातार ये बढ़ती ही जाए, लगातार ये बढ़ती ही जाए, 60 रुपए, 61 रुपए, 62 रुपए, 64 रुपए, 65 रुपए, ठीक है? ये बढ़ती ही जाए तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इस दशक महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं, बस इतना सा ध्यान रखिए। महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं। आलू है 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 13 रुपए किलो, अब करते करते 25 रुपए तक जाएगी, ठीक? तो यही होती है मुद्रास्फीति। जब यह निरंतर बढ़ती रहे तो इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रा का मूल्य गिरने से तात्पर्य है रुपए की वैल्यू गिरती है, ठीक है? अब आप यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, शायद आप ना समझ पाए, ज्यादातर तो समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे कि पैसा गिरने से होता क्या है। जैसे मान लो कि हम बाहर से 1 किलो सोना मंगा रहे हैं, ठीक है?
1 किलो सोना मंगा रहे हैं, उदाहरण के रूप में वह मिलता है हमें 500 रुपए में। केवल समझने के लिए, केवल समझने के लिए, मुझे पता है इतना सस्ता नहीं है, समझने के लिए 500 रुपए किलो हमको सोना मिलता है। हम किसी, मान लो कि दक्षिण अफ्रीका डरबन से मंगा रहे हैं क्योंकि वहां खदान है, ठीक। तो जब हम वहां से मंगाते हैं 500 रुपए में, तो एक समय आने पर यही जो है 1 किलो की कीमत मुद्रास्फीति के कारण, महंगाई के कारण 700 रुपए हो जाएगी, 700 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो पहले 500 रुपए में हमें मिलता था, अब 700 रुपए। तो अब वो रुपए की वैल्यू घट गई ना, क्योंकि यह रुपए जो था पहले 500 में ही इतना ही सामान खरीदता था, 1 किलो खरीद लेता था। लेकिन वर्तमान में यह रुपए 700 देने, 200 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। तो रुपए गिरने से यही होता है कि आयात करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रुपए पे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। यही होता है रुपए का गिरना, ठीक। आए दिन आप चर्चा सुनते होंगे तो कि रुपए गिरा, ठीक है, रुपए की वैल्यू गिर रही है। रुपए की वैल्यू गिरने का मतलब यही होता है, रुपए यही जो है इसकी जो है वो सबसे नकारात्मक चीज भी होती है, क्योंकि अब सामान जो है वो महंगा मिलने लगा, ठीक। जो आयातित वस्तु है आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। आपको 50 रुपए में अगर पेट्रोल मिलता था बाहर से, जब हम मान लो कि सऊदी अरब से खरीद रहे हैं, अब आपको 70 रुपए पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके रुपए की वैल्यू कम हो गई है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक है। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक है। स्टील, लोहा, ऑक्सीजन। आप जानते हैं स्टील में जंग नहीं लगता, तो यह क्वेश्चन ही गलत है। ओ सॉरी, यह ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक। लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता यहां हम अभी छोड़ देते हैं। लोहा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको नहीं लगेगा, ठीक है। यह आर्द्रता नहीं, आर्द्रता है ये भी, ठीक। हिमालय, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। ओ सॉरी, हिमालय पढ़ रहा हूं यार, सॉरी। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हीलियम से जंग नहीं लगता है, ठीक है। हाइड्रोजन से भी जंग नहीं लगता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, लोहा होना चाहिए, क्योंकि जंग जो है लोहे में ही लगता है। ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडाइज प्रक्रिया होती है तभी होता है। और इन सब के लिए आर्द्रता होना, इन सब के बावजूद आर्द्रता होना। आप देखते होंगे कि जब आर्द्रता पड़ा होता है, मतलब ह्यूमिडिटी होती है बरसात के मौसम में, बाहर कोई लोहा पड़ा हो तो वहां पर ज्यादा जंग लगती है। क्यों? क्योंकि वहां उस समय ये तीनों दशाएं एक साथ मिल जाती हैं। तो यही आवश्यक घटक है किसके लिए? जंग लगने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन, आर्द्रता तीनों घटक होना आवश्यक है। जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत पदार्थ के अणु की रचना बदलकर पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों में बदल जाती है। इसके अंतर्गत नए पदार्थ की रचना होती है, ठीक है। जंग लगने पर पदार्थ का भार बढ़ जाता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा जनाब, सारी चीजों को। जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है, पहला चीज। रासायनिक प्रक्रिया के अंदर पदार्थ जो है अणु की रचना बदलकर नए पदार्थ में बदल जाती है, इससे नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और जंग लगने पर पदार्थ भारी हो जाता है, भार बढ़ जाता है। अन्य प्रमुख रासायनिक परिवर्तन जो है मैग्नीशियम के तार का जलना, रासायनिक परिवर्तन और क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम का तार जलना, ठीक है। मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही बनना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगरबत्ती का जलना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। आटे से रोटी बनाना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए 39A। ये सोचना ही नहीं है, होता क्या है 39A यह प्रावधान करता है कि यदि आपके पास वकील नहीं है किसी कारण से, क्योंकि न्याय पाने का आपका भी हक है, सबका हक है, आतंकवादियों का भी हक है कि वो न्याय पा सके। यदि उन्हें फांसी होने वाली हो तो न्याय संगत फांसी हो, इसलिए उनको वकील
सरकार मुहैया कराती है, ठीक है, सबको मुहैया कराती है, जो भी वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यह प्रावधान किया गया है 39A में, 39A, अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वह डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, वहीं पर अनुच्छेद 39 का ए जो है वह मुफ्त में आपको कानूनी सहायता उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित करता है, ठीक। हमने सारी चीजें बता दी, यहाँ से यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई हैं, तो हम केवल आर्टिकल को देख लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 39 सामान्य न्याय, 40 अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, इस समय काफी फेमस है यूसीसी, ठीक है, यूसीसी काफी फेमस है, आप लोग देख रहे होंगे, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यूसीसी का पता नहीं क्यों मैं, यूनाइटेड सिविल कोड है क्या शायद, पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, याद आएगा फिर कभी क्वेश्चन में आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, अभी के लिए मैं भूल रहा हूँ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है सबके लिए एक ही कानून हो, सबके लिए एक ही कानून हो, ये नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, अभी है, कानूनी तो नहीं, सॉरी क्रिमिनल मामलों में तो नहीं है, लेकिन सिविल मामलों में है। जैसे विवाह का नियम, हिंदू कोड बिल अलग है जबकि मुस्लिम कोड बिल अलग है, ठीक है। तलाक का नियम वहां अलग है जबकि यहाँ अलग है, तो यह सब नहीं होना चाहिए। यह भारतीय संविधान निर्माताओं ने पहले ही कहा है कि सरकार को, राज्य को ऐसा ही कानून बनाना चाहिए कि सारे लोगों के लिए एक समान कानून हो। तो यह किस प्रावधान में है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 यूसीसी का जो है वो बात करता है समान सिविल संहिता, ठीक है। हाँ, यही होगा, यूनाइटेड सिविल कोड ही होगा, यूनाइटेड सिविल कोड, ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म है यूसीसी का। और 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 पशुपालन और कृषि का संगठन। और यहाँ याद रखिएगा ये गांधीवादी अनुच्छेद है, ठीक है, तो यहाँ पर पशु बलि को भी निषेध किया गया है, ठीक है, पशुओं को काटने का भी निषेध किया है जो दूध देने वाले पशु हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम बीफ का एक्सपोर्ट धड़ल्ले से करते हैं, ये सही पूछे तो अगर देखा जाए एक नजरिए से तो इस संविधान को हम नहीं मानते इस स्थान पर, क्योंकि जो दुधारू पशु है वहां उनको काटने को मना किया गया है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51, ये नेहरू जी जो थे वे इसके बड़े ही प्रखर समर्थक थे कि हमें दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जाना जाना चाहिए, ना कि युद्ध करने के लिए। इनकी रणनीति थी कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शांति बहाल करने पर फोकस करेंगे, ठीक। तो यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 51 का जो है वो मौलिक कर्तव्य की बात करता है, ये याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 51 का जो है ये मौलिक कर्तव्य की बात करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक। तो 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन है? जो 16वीं लोकसभा वर्तमान में अभी चल रही थी है, ठीक है, नहीं अब तो 17वीं चलने लगी, तो यह अब तो नहीं है, लेकिन 16वीं जो अभी खत्म हुई अब 17वीं चल रही है, ठीक है। 19 में चुनाव हुआ था, 19 के बाद कब हुआ था? हाँ 19 में चुनाव हुआ था, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 24 में चुनाव हुआ था ना, हाँ 24 में चुनाव हुआ था। तो 18वीं लोकसभा चल रही है, 16वीं नहीं, वर्तमान में 18वीं चल रही है जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यह सन है 2026, तो 2026 में जो है 18वीं लोकसभा चल रही है, ना कि 16वीं, ठीक। लेकिन उस समय जब 16वीं चल रही थी तो पूछ रहे हैं, ये आप क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, तो उस समय सबसे सीनियर कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी सबसे सीनियर लोकसभा के सदस्य थे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है यह समाप्त आपका 2021 का पहला भाग तो सामान्य अध्ययन का, ठीक है। 3 वीडियो में हम इसे लेकर आएंगे,
बहुत जल्द हम इसे अब 2-2 वीडियो में करके लेके आएँगे, ठीक? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लगभग अब हम बता ही चुके हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन ही बार-बार आ रहे हैं, तो ऐसी दशा में अब हम इसको, और समय भी कम है क्योंकि मई में ही एग्ज़ाम है, तो हम पिछले 10 साल का हिंदी और सामान्य अध्ययन करा सकें, इसके लिए हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आप तैयार रहिएगा, बहुत जल्द हम इसे 2-2 भाग 2-2 वीडियो में ही हम 1 वर्ष का कंप्लीट कराएँगे, ठीक है? तो डटे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और सेफ रहिएगा, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।